नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 सितंबर सन 2025। आज यानी 25 सितंबर को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी माँ चंद्रघटा की पूजा होती है। चंद्रघटा देवी को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है और उनकी पूजा से भय, संकट तथा नकारात्मकता दूर होती है। बता दें कि इस बार 2 दिनों तक तृतीया तिथि पड़ रही है, यानी 24 और 25 सितंबर को। सबसे पहले आज की सुर्खियां। टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में पहुंची, बांग्लादेश को 41 रन से हराया। हरियाणा में महिलाओं के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए मोबाइल ऐप का आज होने जा रहा है शुभारंभ। हरियाणा खरीफ फसल खरीद 2025 अपडेट। दलहन और तिलहन की खरीद का शेड्यूल और मंडी निर्धारित हुई, जानिए कब खरीदेंगे फसल। टीचर मनीषा की मौत मामला, सीबीआई को हत्या के संकेत मिले, बिसरा की एम्स में होगी दोबारा जांच। अंबाला में बनेगा देश का सबसे बड़ा शहीद स्मारक, 1857 के वीरों को होगा समर्पित। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से आरंभ। 10वीं के छात्र 2 बार परीक्षा दे सकेंगे इस बार। विभाग में बढ़ती भ्रष्टाचार व शिकायतों को देखते हुए हरियाणा में राजस्व विभाग में किया बड़ा फेरबदल। सरकार ने 89 नायब तहसीलदारों को तबादला किया। 27 सितंबर से वाया गुरुग्राम रेवाड़ी होकर चलेगी दिल्ली कैंट जोधपुर वंदे भारत ट्रेन। कुरुक्षेत्र में पहली बार 21 दिन चलेगा गीता महोत्सव, 40 देशों में होंगे कार्यक्रम। सोना और रेवाड़ी में 25 से 35 लाख रुपए में मिलेंगे फ्लैट, जानिए आवेदन की प्रक्रिया। सरकारी नौकरी अपडेट। केनरा बैंक में अप्रेंटिस के 3500 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट्स को मौका, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में बनेगा सिख और गुरु रविदास म्यूजियम, बनेगा आकर्षण का केंद्र। सीमेंट पर घटा 10% जीएसटी, देखिए प्रति बैग कितने रुपए का होगा फायदा। हरियाणा सरकार ने मार्केट कमेटियों का किया गठन, 22 जिलों में चेयरमैन व वाइस चेयरमैन नियुक्त किए। हरियाणा बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षाएं आज से प्रारंभ। 10वीं 12वीं और डीएलएड के स्टूडेंट्स होंगे शामिल। समय दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का रहेगा। एयरफोर्स से MiG-21 की विदाई, 26 को होगी आखिरी उड़ान। लद्दाख में हिंसा, 4 की मौत, 72 घायल। राज्य का दर्जा मांग रहे प्रदर्शनकारियों ने लेह में भाजपा ऑफिस जलाया, शहर में मार्च व रैली बैन। रेलवे कर्मचारियों को 1866 करोड़ रुपए का दिवाली बोनस देने का ऐलान हुआ। बोनस का फायदा 10.91 लाख रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा। और फिनलैंड के राष्ट्रपति बोले, भारत उभरती हुई ताकत, उसे चीन व रूस जैसा न माने। पश्चिमी देश दिल्ली से मजबूत रिश्ते बनाएं। और अब खबरें विस्तार से। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए मोबाइल ऐप का आज शुभारंभ होगा। योजना के लाभार्थियों के ऐप के जरिए पंजीकरण के लिए कैंप आयोजित होंगे। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पात्र महिलाओं को महीने के 21 रुपए की सहायता देना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या फिर इससे अधिक होनी चाहिए व कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया ऐप लॉन्चिंग के जरिए 25 सितंबर यानी आज से आरंभ हो रही है। जिला, उपमंडल व खंड स्तर पर लगने वाले शिविरों में पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क यानी फ्री रहेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक होना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, अगर महिला विवाहित है तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बिजली बिल का कनेक्शन नंबर, HKRN रजिस्ट्रेशन नंबर, महिला या परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड वाहनों का विवरण, महिला के नाम पर रजिस्टर्ड बैंक खाता आदि विवरण या दस्तावेज जरूरी होनी चाहिए। हरियाणा के रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लापता होने के पोस्टर लगे हैं, जिसके बाद अब जिला कांग्रेस कमेटी ने इन पोस्टरों को भ्रामक और अनुचित बताया है। दरअसल एक पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता ने हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लापता होने के पोस्टर चिपकाए हैं। पोस्टर पर लिखा है कि सांपला में बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया है, अगर दोनों कहीं दिखाई दें तो सांपला की जनता को सूचित करें। आखिर में लिखा, कोई तो हमारी मदद करो। पोस्टर चिपकाने वाले शिव कुमार रंगीला हैं। वह पूर्व पार्षद हैं और 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। शिव कुमार रंगीला ने बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, वहीं दीपेंद्र हुड्डा दूसरी बार रोहतक से सांसद बने हैं, लेकिन सांपला हलके के लोगों की सुध लेने तक का उनके पास समय नहीं है। बरसात के बाद भी खेतों में पानी भरा हुआ है, 3 वार्डों का बुरा हाल है, पानी घरों के अंदर भरा हुआ है जिसकी निकासी नहीं हो पा रही है। रंगीला ने आगे बताया कि 1 महीने से पानी घरों में भरा हुआ है और उनकी आवाज सुनने वाला न तो प्रशासन है और न ही कोई जनप्रतिनिधि। भाजपा सरकार कहती है कि यह भूपेंद्र हुड्डा
हुड्डा का हल्का है वे विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठाते। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा तो चुनाव के बाद सांपला में नजर तक नहीं आ रहे हैं। फिलहाल सांपला की जनता काफी परेशान है और उनकी बात कोई नहीं सुन पा रहा। वहीं जिला कांग्रेस का कहना है कि हुड्डा नियमित रूप से लोगों से मुलाकात करते रहते हैं और हमेशा वे जनता की समस्याओं को सुनते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से होंगी। यह पहली बार है जब कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार आयोजित होंगी। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक होने की संभावना है, जबकि दूसरी बार परीक्षा 15 मई से लेकर 1 जून तक हो सकती है। उन्होंने कहा कि कक्षा 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल 2026 तक होने की संभावना है। तो वहीं भारद्वाज ने बताया कि सामान्य दिशा निर्देश के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रत्येक विषय की परीक्षा के लगभग 10 दिन बाद शुरू होगा और 12 दिनों के भीतर पूरा हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कक्षा 12वीं की फिजिक्स की परीक्षा 20 फरवरी 2026 को होगी तो मूल्यांकन 3 मार्च 2026 को शुरू होगा और 15 मार्च 2026 तक समाप्त होगा। दूसरी परीक्षा यानी ऑप्शनल एग्जाम में छात्रों को साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेज में से किन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस सुधारने की इजाजत दी जाएगी। विंटर बाउंड स्कूलों यानी कि सर्दियों में बंद रहने वाले स्कूल के छात्रों को दोनों परीक्षाओं में से किसी में भी बैठने की इजाजत होगी। अगर कोई छात्र पहली परीक्षा में 3 या फिर अधिक सब्जेक्ट्स में शामिल नहीं हुआ है तो उसे दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। जो स्टूडेंट्स दोनों बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे उनका वो रिजल्ट फाइनल माना जाएगा जो बेहतर होगा। यानी अगर दूसरी बार एग्जाम देने पर नंबर घट जाएंगे तो पहली परीक्षा के नंबर ही फाइनल माने जाएंगे। 1857 की पहली आजादी की लड़ाई के वीरों को समर्पित अंबाला का भव्य शहीद स्मारक जल्द ही जनता को समर्पित होने जा रहा है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उन शहीदों की वीरता और बलिदान का प्रतीक बनेगा जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह स्मारक देश का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक शहीद स्मारक माना जा रहा है। स्मारक को खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि आगंतुक 1857 के दौर को महसूस कर सकें। इसके लिए इतिहासकारों की कमेटी बनाई गई है जिनकी सलाह से संग्रहालय, कलाकृतियां और कला प्रदर्शनियां यहां लगाई जा रही हैं। विशाल संग्रहालय में क्रांति से जुड़ी दुर्लभ वस्तुएं प्रदर्शित होंगी जो नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ेंगी। स्मारक में डिजिटल म्यूजियम, ऑडियो विजुअल हॉल और 2000 लोगों की क्षमता वाला लाइट एंड साउंड थिएटर भी होगा। 150 फीट ऊंचे टावर में आर्ट गैलरी और हाई स्पीड लिफ्ट लगाई गई है जिससे पर्यटक ऊपर से पूरे परिसर का नजारा देख सकेंगे। यह स्मारक न सिर्फ शहीदों की गाथा सुनाएगा बल्कि अंबाला को पर्यटन का नया केंद्र भी बनाएगा। यह हमें हमेशा याद दिलाएगा कि आजादी शहीदों की कुर्बानी से मिली है। भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कई नए पहलू सामने आ रहे हैं। हालांकि सीबीआई ने इस मामले में कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस मामले में अभी तक की जांच में सुसाइड से ज्यादा मर्डर के संकेत मिल रहे हैं। सीबीआई ने पहले से ही हत्या की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और अब इस केस में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। मनीषा के शव का अब तक 3 बार पोस्टमार्टम हो चुका है। पहली रिपोर्ट भिवानी सिविल अस्पताल में, दूसरी रोहतक पीजीआई में और तीसरी दिल्ली एम्स में। पुलिस ने शुरुआती 2 रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी थी, लेकिन एम्स की रिपोर्ट को गुप्त रखा गया। एम्स के डॉक्टरों ने मनीषा के आंतरिक अंगों यानी कि बिस्रा के सैंपल निकालकर लैब में सुरक्षित रखे थे। अब सीबीआई ने इस फ्रोजन बिस्रा को दोबारा से दिल्ली एम्स में जांच के लिए भेजने का फैसला लिया है। यह रिपोर्ट इस केस में अहम सबूत साबित हो सकती है। सीबीआई की टीम 3 सितंबर को भिवानी पहुंची थी और तब से लगातार इस मामले की छानबीन कर रही है। टीम ने सिंघानी गांव में मनीषा के घर का 4 बार दौरा किया है और घटनास्थल पर भी 3 बार जा चुकी है। सीबीआई की टीम हर छोटे से छोटे पहलू पर ध्यान दे रही है ताकि कोई भी सुराग पीछे न छूट जाए। परिवार के सदस्यों और सबसे पहले शव को देखने वाले व्यक्ति से बार बार पूछताछ की जा रही है क्योंकि उनके बयानों में कुछ विरोधाभास नजर आ रहा है। मनीषा मौत केस की शुरुआत में भिवानी पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था। पुलिस के दावे के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कीटनाशक के अंश मिले थे और मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने भी प्रेस वार्ता में कहा था कि यह आत्महत्या का मामला है और मनीषा की गर्दन को जानवरों ने नोचा था। लेकिन सीबीआई की जांच की दिशा इस दावे से बिल्कुल अलग है। सीबीआई की टीम आत्महत्या के बजाय हत्या के पहलू पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह दिखाता है कि दोनों एजेंसियों की जांच में बड़ा अंतर है और यही इस केस को और भी रहस्यमय बनाता है। अब सभी की निगाहें सीबीआई की रिपोर्ट पर टिकी हैं कि क्या वह इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा पाएगी और मनीषा की मौत के पीछे की असली सच्चाई सामने ला पाएगी।
हरियाणा सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में दलहन और तिलहन की खरीद को लेकर पूरी रणनीति तैयार कर ली है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बुधवार को राज्य की 100 से अधिक मंडियों की समीक्षा बैठक करते हुए खरीद व्यवस्था और उत्पादन की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को मंडियों में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने मंडियों में बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता, भंडारण क्षमता और खरीद की समय सीमा पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश जारी किए। राज्य सरकार ने खरीफ दलहन और तिलहन की हर फसल के लिए अलग अलग खरीद केंद्र और तिथियां तय कर दी हैं। मूंग की बात करें तो 23 सितंबर से लेकर 15 नवंबर 2025 तक 38 मंडियों में खरीद की जाएगी। अरहर और उड़द की बात करें तो दिसंबर 2025 से खरीद शुरू होगी। वहीं मूंगफली 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक 7 मंडियों में खरीदी जाएगी। तिल की बात करें तो दिसंबर 2025 में 27 मंडियों के जरिए इसकी खरीद की जाएगी। सोयाबीन की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच 7 मंडियों में खरीद होगी। वहीं नाइजर सीड की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच 2 मंडियों के जरिए इसकी खरीद की जाएगी। धरती धर्म नगरी कुरुक्षेत्र अब गुरुओं की शिक्षाओं और उनके जीवन दर्शन की झलक दिखाने वाला केंद्र बनेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों की बैठक में कहा कि कुरुक्षेत्र में सिख म्यूजियम और संत शिरोमणि गुरु रविदास म्यूजियम का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने दोनों परियोजनाओं की डीपीआर जल्द तैयार करने और तय समय में काम पूरा करने के निर्देश जारी किए। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि 3 एकड़ भूमि पर बनने वाले सिख म्यूजियम में इतिहास और संस्कृति के साथ साथ गुरुओं द्वारा धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाइयों को भी जीवंत रूप में दिखाया जाएगा। यह म्यूजियम युवाओं को संघर्ष और बलिदान की गाथाओं से जोड़ने का काम करेगा। उन्होंने बताया कि गुरु रविदास म्यूजियम 5 एकड़ भूमि पर भव्य रूप में बनेगा। इसमें संत रविदास जी के जीवन दर्शन, आध्यात्मिक विचार और सामाजिक समरसता का संदेश प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। सीएम ने कहा कि यह म्यूजियम श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं व 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के रूल्स में बड़ा बदलाव किया है। अब बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को न सिर्फ 75% हाजिरी पूरी करनी होगी, बल्कि चुने गए विषयों की पढ़ाई भी निरंतर 2 सालों तक अनिवार्य रूप से करनी होगी। विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन में भाग लेना भी आवश्यक होगा। पिछले दिनों सीबीएसई ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की थी। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 9वीं व 10वीं कक्षा को 2 साल के शैक्षणिक कार्यक्रम के रूप में माना जाएगा। इसी प्रकार 11वीं और 12वीं कक्षा भी 2 साल का प्रोग्राम होगी। नए नियमों के मुताबिक 9वीं व 10वीं कक्षा के छात्र 5 मुख्य विषयों के साथ 2 अतिरिक्त विषय सिलेक्ट कर पाएंगे। इसी प्रकार 11वीं और 12वीं के छात्र मुख्य विषयों के साथ एक अतिरिक्त विषय ले पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर किसी स्टूडेंट ने 9वीं में कंप्यूटर और संगीत को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुना है तो उसे 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए भी इन विषयों को 10वीं तक पढ़ना अनिवार्य होगा। यही नियम 11वीं व 12वीं कक्षा के लिए भी लागू रहेगा। बोर्ड ने इन नियमों को इसलिए लागू किया है ताकि छात्र अपनी पढ़ाई के लिए ज्यादा गंभीर हो पाएं और किसी भी सब्जेक्ट्स को बीच में ना छोड़ें। सोहना और रेवाड़ी के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब आम परिवारों को भी किफायती दरों पर अपना घर पाने का मौका मिलने जा रहा है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने यहां 4 नई आवासीय योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं के तहत करीब 3,500 फ्लैट बनाए जाएंगे। हालांकि फिलहाल ई ड्राफ्ट पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों के कारण लॉन्चिंग टल गई है, लेकिन विभाग का दावा है कि अगले 15 दिन के भीतर पोर्टल दुरुस्त होने के बाद आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। सरकार की तय दरों के मुताबिक फ्लैट 4500 रुपए प्रति वर्ग फीट पर उपलब्ध होंगे। 2 और 3 BHK फ्लैट की कीमत की बात करें तो 25 से 35 लाख रुपए के बीच होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। शुरुआत में 5% रकम जमा करनी होगी। वहीं आवंटन मिलने के बाद 1 महीने में 20% और बाकी राशि 4 साल तक किस्तों में दी जा सकेगी। इस दौरान फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा कर खरीदारों को घर सौंपे जाएंगे। यह कदम खासकर उन परिवारों के लिए राहत लेकर आया है जो अभी तक महंगे दामों के कारण अपने सपनों का घर नहीं खरीद पा रहे थे या फिर शहर में किराए के मकानों में रह रहे थे। यानी कि मध्यम वर्ग को इसका सीधा फायदा पहुंचने वाला है। साथ ही विभाग ने पोर्टल को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया है। सरकार का दावा है कि किसी भी तरह की लापरवाही की गुंजाइश अब की बार नहीं छोड़ी जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर और राजस्थान सहित हरियाणा के यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि रेलवे ने जोधपुर से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन संचालित करने का अहम फैसला लिया है। इस ट्रेन का मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी सभी दिनों में संचालन रहेगा। राजस्थान और दिल्ली भ्रमण के लिए जाने वाले यात्रियों को इस ट्रेन के संचालन का विशेष फायदा पहुंचेगा। ट्रेन नंबर 26,481 जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 27 सितंबर से मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिन सुबह 5:25 से
जोधपुर से रवाना होकर 9:25 पर जयपुर पहुंचेगी। यहां से 9:30 बजे रवाना होने के बाद दोपहर 1:30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 26,482 दिल्ली कैंट जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 27 सितंबर से मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिन दोपहर 3:10 पर दिल्ली कैंट से रवाना होकर शाम 7 बजे जयपुर पहुंचेगी और यहां से 7:05 पर रवाना होने के बाद रात 11:20 पर जोधपुर पहुंचेगी। बीच रास्ते में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में राजस्थान के मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, फुलेरा, जयपुर, अलवर तथा हरियाणा के रेवाड़ी व गुरुग्राम स्टेशनों पर इसका ठहराव रहेगा। घर बनाने की सोच रहे परिवारों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। इस फैसले से सीधे तौर पर आम आदमी को फायदा पहुंचेगा। अभी सीमेंट की रिटेल कीमत की बात करें तो 350 रुपए से लेकर 360 रुपए प्रति बैग है। टैक्स कम होने के बाद प्रति बैग 26 से 28 रुपए तक सस्ता मिलेगा। अनुमान है कि निर्माण की कुल लागत तकरीबन 1% तक घट जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण इलाकों को होगा, जहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग नया घर बनाते हैं या फिर पुराने मकानों की मरम्मत कराते हैं। कम दाम का असर सीधे उनकी जेब पर पड़ेगा। सरकार के इस कदम से जहां घर बनाने की लागत घटेगी तो वहीं कंपनियों को भी मुनाफा मिलेगा, यानी फायदा दोनों तरफ है। लेकिन सबसे अधिक राहत की बात करें तो आम लोगों को मिलेगी। हरियाणा के गुरुग्राम में राहुल गांधी चुपचाप तरीके से डिनर करने पहुंचे। राहुल का यह कार्यक्रम इतना कॉन्फिडेंशियल था कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों तक को इसकी भनक तक नहीं लगी। डिनर के बाद राहुल ने हरियाणा के नए प्रदेशाध्यक्ष के बारे में भी कुछ हिंट दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा की कमान किसी युवा के हाथ में दी जाएगी। ये जानकारी पीसीसी प्रवक्ता मनीष खटाना ने दी है। उनका कहना है कि बीती रात राहुल गांधी की सिक्योरिटी टीम ने उनको फोन किया। फोन पर उनसे कहा गया कि आपसे राहुल गांधी मिलना चाहते हैं, जिसके बाद खटाना राहुल से मिलने गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में पहुंचे। राहुल बिहार से लौटते हुए एयरपोर्ट से सीधा गुरुग्राम पहुंचे थे। कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से शुरू होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की अवधि इस बार बढ़ा दी गई है। पहले महोत्सव गीता के 18 अध्याय की तर्ज पर 18 दिन तक चलता था, मगर इस बार 21 दिनों तक महोत्सव के रंग देखने को मिलेंगे। इस बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से महोत्सव के शुभारंभ की उम्मीद जताई जा रही है। इस साल पहली दफा 40 और देशों में महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनका लाइव प्रसारण भी देखा जा सकेगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह पहल की गई है। महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 24 नवम्बर से 1 दिसंबर तक होंगे। महोत्सव में 20 से अधिक देशों के राजदूत शामिल होंगे। साथ ही 7 देश के शिल्पकार अपनी संस्कृति का रंग भी बिखेरेंगे। इस बार ज्योतिषर के अनुभव केंद्र को भी महोत्सव के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक शिल्प और सरस मेला चलेगा और शाम को पुरुषोत्तमपुरा बाग में भजन संध्या व महाआरती होगी। इस बार महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है। उम्मीद है कि मोदी महोत्सव का आगाज करेंगे। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 386 अंक गिरकर 81,716 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 113 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 25,057 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में गिरावट रही। टाटा मोटर्स, BEL और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर्स गिरे। वहीं NSE के रियल्टी, ऑटो, IT और मीडिया में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 730 रुपए गिरकर 1,13,584 रुपए पर आ गया है। तो वहीं चांदी भी 1,178 रुपए गिरकर 1,34,089 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं 18 कैरेट के सोने का दाम की बात करें तो 85,188 रुपए, तो वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,04,043 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। सबसे पहले इसी तरह की हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे एकमात्र चैनल CWB हिंदी न्यूज के साथ। नमस्कार।